अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए उनको मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा हूं। एक नुस्खा कीमिया समझ लें, एक ऐसी बात जिसमें उनके लिए सबक है, जिससे वो चाहें तो वो बहुत कुछ निचोड़ सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं, कशीद कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की क़यादत पे, इनके कायद के लिए, इमरान खान के लिए, जिन पे कि 180-85 मुकदमे हो चुके हैं, सख्त मुश्किलात हैं। और पीटीआई के और बहुत से रहनुमा बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, मुश्किलों में हैं। उन सब के लिए ये मेरा वीलॉग ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत मुश्किल में हैं। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उसमें तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं, उसमें खदीजा शाह हैं और बहुत सारी कारकुन ख़वातीन हैं। उसमें मैं ख़ास तौर पर नाम लेना चाहूँगा अली मोहम्मद ख़ान का। 6-7 बार वो उनकी ज़मानत होती है, फिर पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ़्तार हो जाते हैं। शहजाद अफरीदी हैं, अब तो खैर चौधरी परवेज़ इलाही भी आ चुके हैं, वो भी मुसलसल कई हफ़्तों से बहुत मुश्किल में हैं। और ख़ास तौर पे पंजाब में मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी और इस तरह अंबर सरफराज चीमा और भी लोग हैं, बहुत सारे कारकुन हैं बेशुमार, कराची में, पंजाब में, केपी में, मुख्तलिफ़ जगहों में, बलूचिस्तान में भी, जो मुश्किलों में हैं। उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, उनकी दुकानें और क्लिनिक बंद हो गए हैं। कल ही खबर डॉक्टर ज़रका तैमूर की, उनकी क्लिनिक भी 2 क्लिनिक सील कर दी गई हैं। और वज़ीर दाखिला ने नहायत ही बेशर्मी और ढटाई के साथ कहा है कि भाई ये तो होना ही था। तो और इस तरह की चीज़ें उनसे मनसूख की जा रही हैं। तो खैर इन सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। इनको लगता है कि ये बिल्कुल वर्स्ट पीरियड है इनकी ज़िंदगी का। उनके लिए छोटी सी कहानी जो हज़ारों साल की चीनी दानिश को रिप्रेजेंट करती है और उससे जो सबक उन सब के लिए अहम है। अभी हम बात करते हैं उस पर। जो नए दोस्त हैं, जो नए व्लॉग देख रहे हैं, वो चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन की हुई है वो नोटिफिकेशन उनको नहीं जा रहा, उसको ज़रूर चेक करें और अपने कमेंट से अपना फीडबैक दें। मैं कोशिश करता हूँ तमाम कमेंट सुने जाएँ और फीडबैक का तमाम को जवाब दिया जाए। देखिए, एक कहा जाता है कि कदीम चीन की बात है, एक गाँव में एक किसान रहता था, एक फार्मर था, बूढ़ा आदमी था, एक ही उसका बेटा था। उसके पास एक घोड़ा था, बड़ा शानदार, बहुत अच्छी आला नस्ल का घोड़ा। दूर दूर तक धूम मची हुई थी, लोग खरीदार थे उसके। बहुत लोगों ने कहा, उसके गाँव के जो रईस था, नवाब समझ ले, उसने भी कहा कि ये घोड़ा मुझे दे दो। उसने कहा भाई ये मैं तो जनाब इसको अपने बच्चों की तरह मैं तो पाला है मैंने इसे, और ये मेरा बेटा है, दूसरा बेटा है मेरा, तो मैं इसे बेचने का तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। खैर लोग लोग कहते रहे कि बाद लोगों ने मशवरा भी दिया उसके दोस्तों ने कि भाई ये बात ये है कि तरह किसी ने कोई चोर आएगा तुम्हारा घोड़ा ले जाएगा, चोरी करके ले जाएगा या कोई छीन लेगा ज़बरदस्ती कहीं पे, तो अभी पैसे मिल रहे हैं, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं काफ़ी, तो ले लो। उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करता। खैर एक दिन सुबह वो किसान उठा तो उसने देखा कि वो जो कमरा जो साथ घर के साथ जो बाड़ा होता है, जहाँ उन्होंने दरवाज़ा बंद करके रखा था, रखते थे घोड़े के लिए, वहाँ से घोड़ा गायब है। तो वो सब परेशान हो गए, सब लोग आसपास वाले हमसाए भी, सब लोगों को खबर फैल गई। गांव के बूढ़े सारे इधर उधर के आए, उसके दोस्त भी ये, और वो आके नसीहतें करने लगे और तनकीद करने लगे और बातें सुनाने लगे। तुम्हें कहते थे कि तुम घोड़ा बेच दो, अब देखो चोरी होगी है ना, तुम्हारा कितना नुकसान होगी, कितनी बदनसीबी है, तुम बड़े बदनसीब आदमी हो और तुम्हारी बैड लक बहुत हुई है वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है बैड लक तो मैंने अभी अपने लफ्ज़ों में कहा, चीनी ज़बान में उन्होंने कहा होगा इसका जो मतलब बनता होगा मुतरादिफ लफ्ज़। तो खैर बाबा वो जो था वो बड़ा ही दिलचस्प आदमी था। उसने कहा इसमें यार बदनसीबी कहाँ से आ गई, कि ठीक है एक चीज़ वाक़या हुआ है, घोड़ा मेरा जो बहुत ही मेरा पसंदीदा, मेरा बहुत प्यारा था, मुझे सुबह हम उठे हैं तो वो नहीं था, नहीं है बस, लेकिन इसका मतलब ये कहाँ से आ गया कि मैं बदनसीब हूँ। वो हैरान हूँ। उन्होंने कहा यार ये बदनसीबी नहीं तो क्या है। खैर उन्होंने कहा सदमे का असर है, लगता है बाबे का दिमाग चल गया, चले गए लोग बुड़ करते। तो खैर चंद दिनों बाद हुआ ये कि 3-4 दिन बाद वो घोड़ा वापस आया। वो कि शायद दरवाज़ा खुला रह गया था, कुंडी को उसने कोई ज़ोर लगाया, पुश किया तो खुल गई और वो जंगलों में चला गया। अपने साथ वो कोई 21 घोड़े लेकर आया। वो जंगली घोड़े, लेकिन बड़े आला नस्ल के ज़हरे को, बड़े तवाना और पले हुए घोड़े। तो वो और वो उन्होंने खैर उनको बाड़े में बंद कर दिया और ज़्यादा थोड़ा सा लगा के उसको एक्सपेंड करके उसको कर दिया 21 घोड़ों के ऊपर। सब धूम मच गई। फिर गाँव के लोग आए, कहने लगे यार तुम तो ठीक कहते थे, तुम वो बैड लक नहीं थी, वो तो बड़ी खुशनसीबी थी तुम्हारी, तुम्हारा एक घोड़ा था, आज तुम्हारे पास 21 घोड़े और आ गए हैं, तो ये तो कमाल ही हो गया है, ये तो मतलब 7 गुना बढ़ गया तुम्हारा सारा काम। 7 गुना क्या बल्कि 10 गुना 11 गुना बढ़ गया। तो वो और बड़े खुशनसीब आदमी हो, बड़े बहुत लकी हो, क्या बात है तुम्हारी किस्मत की और तकदीर की। उसने कहा यार इसमें खुशनसीबी की क्या बात है, बस ये कमरे वाक़या है, हुआ है, मेरा घोड़ा चला गया था, घोड़ा मेरा आ गया, साथ 21 घोड़े भी आ गए, बस इसमें इसमें इतनी तकदीर की और ये बातों में ले आने की ज़रूरत है। वो फिर हैरान हो गई, यार ये खुशनसीबी नहीं, एक घोड़ा था और उस जैसे ऐसे ही सेहतमंद अच्छी नस्ल के, आला नस्ल के तुम्हारे पे 21 घोड़े आ गए, तुम तो उनसे लखपति बन जाओगे, लाख रुपए उनसे तुम कमा लोगे।
تو وہ उसने कहा नहीं मुझे ये बात समझ नहीं आती आप लोगों की। खैर वो लोग परेशान होकर चले गए, उन्होंने कहा यार ये तो अजीब ही है बाबा। तो खैर उसके बाद हुआ ये कि अब वो घोड़ों, आपको पता है जंगली घोड़े होते हैं, उसको सिधाने का पूरा एक प्रोसेस होता है। उस घोड़े को दौड़ाते हैं सर्कल में, और ख़ास जिसके ज़रिए उससे राम किया जाता है। सर्कस घोड़े होते हैं, किसी को बैठने नहीं देते, तो बड़ी मुश्किल से और बड़े अलग किस्म के शाह सवार ही उनको सिधा पाते। एक बार उसको ज़ोर तोड़ना पड़ता है उसको, फिर उसको आदि बनाना पड़ता है, फिर वो एक तरह का बिल्कुल पेट बन जाता है, पालतू इस तरह का हो जाता है कि वो ज़रा भी मुज़ाहमत नहीं करता है। बच्चा भी बैठे तो उसे वो आराम से बिठा लेता है। उस प्रोसेस में उनका उसका बेटा जो था, ज़ाहिर है वो यही काम, जवान बेटा वही था, वो यही कर रहा था उनको। तो वो किसी घोड़े ने, ऐसा ज़ोरदार घोड़ा था, उसने ऐसे पटका कि उसकी टांग टूट गई, उसकी थाई, उसकी रान की लात, बिल्कुल रान हड्डी टूट गई, और वो बेचारा बिस्तर पे आ गया। अब लोग फिर दोबारा आए उसके पास, और उन्होंने कहा, खासतौर पर उसके जो हमसाए थे, उन्होंने कहा कि यार तुम तो बिल्कुल ठीक कहते थे, हम ही अंधे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी बात। तो ये तो गुड लक नहीं, तो बैड लक थी, तुम्हारा इकलौता बेटा, अब उसकी टांग की हड्डी टूट गई है उसकी, और वो तो अगले कई महीनों तक बिस्तर में पड़ा रहेगा। तो ये तो तुम्हारी फसलें, काश्त, तो सारे काम तो वही करता था। तो ये तो बाकी तुम्हारे लिए बदनसीबी की इंतहा थी, ये बहुत बड़ा तुम्हें सेटबैक, बहुत बड़ा धचका पहुंचा से। तो कहा फिर ये, या तुम लोग बेवकूफ़ लोग हो, एक जैसी बातें करते हो, इसमें बदनसीबी कहाँ से आ गई। वो ठीक है, घोड़ा था, घोड़े आए थे, वो भी बात ठीक है, और घोड़े का तो मेरे बेटे की टांग की हड्डी टूट गई, बस ठीक है, ये एक वाक़या हो गया। इसमें क्या तुम लोगों ने ये हतमी नतीजा कहाँ से निकल गया कि ये भाई वर्स्ट, एक बिल्कुल तारीकी छा गई और बहुत ही बदतरीन है और मैं भूखों मर जाऊँगा। उन्होंने कहा यार अजीब आदमी, तुम्हें सामने की बात समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल साफ बात है। खैर बाबा अपनी बात भी करता रहा, वो बेचारे फिर बुड़बुड़ाते चले गए कि यार ये तो बहुत ही अजीब है। अब एक अजीब गरीब वाक़या हुआ, कुछ ही दिन नहीं गुजरे कि जंग हो गई। वहाँ आपको पता है कि जंगें बहुत उस ज़माने में, खैर आजकल कम हो गई हैं, उस ज़माने में बहुत वो करती थी, और एक कबीला दूसरे पे हमला कर देता था, गांव के या इलाके के नवाब की रईस की दूसरे से लड़ाई हो गई, जंगें हो गई, और वो हमेशा जबरी भर्ती होती थी। तो वो उस लड़ने के लिए फोर्स अफरोदी को दूसरे बड़ी फौजें होती नहीं थी, तो जंग का मौका हुआ तो सारे नौजवानों को पकड़ा और उनको ले गए। तो खैर नवाब के लोग आए, और उन्होंने आके सारे नौजवान जो भी थे, 17-18 साल के, 16 साल से ऊपर के सारे लड़कों को पकड़ के ले गए। अब वो उसका बेटा बच गया, ज़ाहिर उसकी टांग टूटी हुई थी, तो बिस्तर पे था, माजूर था। अब उसने किसी ने ना उठाया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे हम गल पड़ेगा, इसे मुफ्त का खाना खिलाना, रोटी खिलानी पड़ेगी। तो वो बाकी सारे गांव के लोग चले गए, वो सारे बाबे मतलब कि ये पिटते पिटते और सारे अपने बालों को नोचते और खाक डालते कि हमारे तो रुल गए, हम तो, हमारे बच्चे जवान औलादें हमारी चली गई, और पता नहीं कल को जिंदा होते बचते हैं नहीं बचते, जंग होगी, जंग में तो ज़ाहिर कैजुअल्टीज़ होती हैं, नुकसान होता है। तुम खुश नसीब हो भाई, तुम्हारी खुश नसीबी की इंतहा थी, तुम तो बाकी लकी थे, और तुम तो कोई वली हो, तुम तो कोई बड़े ही कोई पहुँचे आदमी हो, तुमने तो अंदाज़ा लगा लिया था कि नहीं ये बैड लक नहीं, इसमें से ही खुश नसीबी थी, इसमें से ही गुड लक थी, और वो तुम्हारी तो बात निकल आई और बात ठीक है, तुम्हारा बेटा बच गया। अभी कुछ दिनों की बात है, 2-3-4 महीने में ठीक हो जाएगा ये, और फिर ये सारी तुम्हारी फसलें भी काश्त करेगा, सब चीज़ें करेगा, घोड़े तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद हैं, उनको वो सुधा के वो पैसे तुम लोग कमा लोगी, और तुम तो बड़े मज़े में हो, और हम लोग रुल गए, बर्बाद हो गया, हमारा सारा कुछ ही चला गया। अब बाबा उनको कहता है यार तुम लोग, बार बार एक ही बात समझाता हूँ कि ये गुड लक और बैड लक का इतना जल्दी फैसला नहीं होता, इतना जल्दी ना करो इस चीज़ों में। ये एक वाक़या होता है, बस वो एक तस्वीर का एक टुकड़ा है, तस्वीर के मुख्तलिफ टुकड़े होते हैं, तकदीर के फैसला ऐसा जल्दी नहीं होता, और ये कोई हतमी रिजल्ट नहीं निकाला जाता। एक वाक़या हो रहा होता है, तारीकी होती है, तारीकी के बाद लगता है रात आ गई है, रात के बाद दिन भी होता है, दिन है तो हम खुश होते हैं, फिर रात भी आती है। तो ये दिन और रात और खुशी और गम, ये जोड़े हैं, ये चलते रहते हैं, ये चलते रहेंगे। तो ये ऐसी बातों से नहीं, गुड लक कभी किसी बात है तुम फौरी नतीजा अखज़ कर लेते हो, बड़ी खुशनसीबी है, बड़ी चीज की तकदीर है, और यहाँ से अगले वाक़े में कहते हो बहुत बुरी तकदीर है, फिर ये कहते बहुत तबाही हो गई है, फिर कहते बहुत अच्छाई हो गई है। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह तुम लोग सीखो अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो हकायत तो खैर ख़त्म हो गई, और पत्नी गाँव के जो बाकी लड़के वापस आए ना आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो लेसन है वो यही है, हालात बदलते हैं, हालात तब्दील हो जाते हैं, और अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, तारीकियों में से होप निकलती है, और मायूसियों का जो बिल्कुल एक तारीख बादल है, उसमें से सूरज की उम्मीद की किरणें आती हैं, और चीज़ें सब कुछ बदल जाती हैं। 10 अप्रैल को सूरत हाल और थी, कौन कह सकता था कि पीटीआई इतनी मकबूलियत हासिल करेगी। अवाम ने पजीराई दी इमरान खान के मौके को, रफ्ता रफ्ता ये पोजिशन बनी कि वो 2 तिहाई अक्सरियत भी इलेक्शन हो तो जीत सकता है। 9 मई से पहले सिचुएशन और थी, 9 मई के बाद सिचुएशन और है। आज बज़ाहिर इस वक्त बहुत बुरे हालात है, वर्स्ट सिनारियो है। इस वर्स्ट सिनारियो में से भी अच्छा निकल सकता है, उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर चीज़ों के लिए कोशिश करनी चाहिए, और हालात बदलते हैं, ये तारीख़ का सबक है, ये सदियों की दानिश का निचोड़ है,
اور یہی سیاسی کارکنوں کو دیکھنا چاہیے یہ. اور یہ ہم نے دیکھا ہے، ہماری تاریخ خود بتاتی ہے، 8 8 سال 10 10 سال مارشل آ جاتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ بدترین ہوتی ہے، جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ، مشرف کی، تو یہ مسائل رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ پارٹیاں ختم ہو گئی ہیں، کرش کر دیتے ہیں. پی ایس پارٹی کو ضیاء نے کرش کر دیا تھا، بالکل اپنی طرف سے وہ سمجھ رہا تھا ختم ہو گئی ہیں. مشرف نے ان دونوں پارٹیوں کو ختم کر دیا تھا، لیکن کہاں ہیں وہ صاحب، وہ وہی لوگ. جنرل ضیاء کے فوراً بعد پی ایس پارٹی آ گئی، اور مشرف کے فوراً بعد جس نواز شریف کو اور زرداری کو اور بنظیر بھٹو کو انہوں نے نکالا تھا، بی بی کی تو چلو شہید ہو گئی، لیکن ان کی پارٹی اقتدار میں آئی، دونوں پارٹیاں اقتدار میں آئیں، اور سیناریو ظاہر بدلتے رہے. تو اسی طرح چیزیں بدلتی ہیں. امید رکھنی چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنا عزم برقرار رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. دوبارہ کسی بلاگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.